हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरिस्टोटल को पढ़ना, उनके बारे में समझना, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ साथ ऑलमोस्ट उनके सारे थ्योरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इस सीरीज के लास्ट वीडियो जो इनके क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके क्रिटिसिज्म को समझना इनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। एक्सेस ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी इन डेमोक्रेसी कैन अंडरमाइन वर्च्यू एंड स्टेबिलिटी। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं ये एरिस्टोटल ने अपने बुक द पॉलिटिक्स में दिया है, जिसके माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में अगर बहुत ही अधिक मात्रा में धन हो, बहुत ही अधिक मात्रा में आराम हो, तो ये स्टेट के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेट के नैतिकता और अस्थिरता को हानिकारक मतलब बना सकता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और इसीलिए क्योंकि उनका मानना है कि डेमोक्रेसी में अगर बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ हो, ठीक है, तो वो स्टेट को जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे रूल कर रहा हो उसको करप्ट बना सकता है, वहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है, गेटिंग इट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग टोटल इस सीरीज को 10 पार्ट में करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक 9 पार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक इनके इंट्रोडक्शन को, इनके थ्योरी ऑफ स्टेट को, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ लॉ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। पूरे डिटेल में हम लोगों ने इन सारे थ्योरीज को पढ़ा। और आज ये हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है इस सीरीज पे, जो इनका क्रिटिसिज्म पे बेस्ड होगा। और ये तभी समझ में आएगा जब आपको पता होगा कि इसका थ्योरीज क्या था, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे कि आखिर क्रिटिसिज्म इसको किस बेस्ड पे किया गया। इसीलिए अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर के पहले आप लोग पिछले वीडियोस को देख लें, वो सारी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट को, जो अलग अलग स्कॉलर ने, अलग अलग थिंकर ने अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट देते हुए इनको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट बनता है वो है टेलियोलॉजी एंड एसेंशियलिज्म। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग को ये समझना होगा कि टेलियोलॉजी का मतलब क्या होता है। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये होता है कि ऐसा आइडियोलॉजी जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। अगर टेलियोलॉजी का हम लोग एंटोनिम समझें, इसका उल्टा समझें, अपोजिट, तो वो होता है डीओंटोलॉजी, ठीक है। डीओंटोलॉजी और टेलियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? तो फ्रेंड्स सोचिए, मान के चलिए आप इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, ठीक है। डिओंटोलॉजी होता है जो एकदम पूरा एब्स्ट्रैक्ट हो, जो उसका जो वैल्यू आज तक उसे फीड कर दिया गया है वो उसे मानेगा, चाहे फिर वो मतलब कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए वो उसी को फॉलो करेगा। जबकि टेलियोलॉजी का मतलब होता है कि आप अगर मतलब अभी तक कुछ और मानते आ रहे थे, लेकिन आज आपको पता चलता है कि नहीं ये गलत था, तो आपने वैल्यू सिस्टम को, आप अपनी आइडियोलॉजी को काफ़ी इजिली उस चीज़ को कन्वर्ट कर लोगे, उस चीज़ को छोड़ करके अपने आप बिलीफ सिस्टम बना सकते हो। अगर हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुआ, ठीक है, या आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर सेक्शन में पैदा हुए किसी रिलीजियस बिलीफ को लेकर के, ठीक है। आपको उस सोसाइटी में इस तरीके का बिलीफ सिस्टम बनाया गया, आपको आप मतलब उस इन्वायरमेंट में ग्रोन अप हुए हैं कि आपको ये बता दिया गया है कि आप जिस कम्युनिटी के हैं वो कम्युनिटी सबसे बेस्ट है और बाकी सारे कम्युनिटी वो आपके कम्युनिटी के लिए हानिकारक है, ठीक है, वो आपके बारे में गलत सोचते हैं। ये ऐसा आपको कभी रियलाइज नहीं किया, लेकिन आपके दिमाग में ये फिट कर दिया गया है, ठीक है। और अगर आप डीओंटोलॉजिकल मतलब ह्यूमन बींग्स होंगे, ठीक है, अगर आप डीओंटोलॉजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे तो आप हमेशा यही बात को मानेंगे कि नहीं वो गलत होता है, वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हम लोगों के बारे में गलत सोचता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेलियोलॉजी आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे, अगर आप टेलियोलॉजिकल ह्यूमन बींग्स होंगे, तो आप अगर मान लीजिए आज तक उस चीज़ को बिलीव करते भी आ रहे थे कि वो आपके लिए सही नहीं है या फिर अदर कम्युनिटी वाला लोग सही नहीं होता है, ठीक है, वो समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दो, जब उसके साथ आप मिलना स्टार्ट कर दो, तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होने लगता है कि नहीं, जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे इसके बारे में ये उतने भी गलत नहीं है, ठीक है, ये उनका भी इनका कुछ रिलेवेंस है, ठीक है, जो किसी सर्कमस्टेंसेज में मतलब ऐसा हम लोग को डाल दिया जाता है माइंड में कि ये लोग गलत होते हैं। और तब से क्या होता है कि आप उस चीज़ को चेंज कर लेते हैं, जो आज तक आप मानते हुए आ रहे थे कि वो आपके लिए गलत है, आप उसको आप अपने मतलब माइंड में चेंज कर लेते हैं और आपको अब ये लगने लगता है कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सही है, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी है जिसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ये होता है टेलियोलॉजी। लेकिन डीओंटोलॉजी होता है जो एकदम एब्सोल्यूट हो, एक बार जो मान लिया फिर लाइफ टाइम तक उसी को वो रिग्रेसली फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए
कोई रिलीजियस बुक में कुछ लिखा हुआ है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ना उस पे सोचना है ना विचारना है, उसमें जो लिख दिया गया मतलब लिख दिया गया वही अंतिम है, वही एब्सोल्यूट मतलब कि स्टेटमेंट है, बस उसी को फॉलो करना है। इस तरीके का जो बिलीफ होता है वो डियोंटोलॉजिकल होता है। तो इसी बात पे क्रिटिसाइज करते हुए कई सारे थिंकर्स क्या कहते हैं कि जो एरिस्टोटल का है फिलॉसफी है, ठीक है, वो काफी ज्यादा टियोलॉजी पे बेस्ड है। और इसके पीछे का आर्गुमेंट देते हैं क्या कि जो उनका जो फिलॉसफी जितना भी उन्होंने दिया है वो जनरली वो क्या बोलते हैं एंड और गोल को लेकर के दिया है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही होना चाहिए, स्टेट को वेलफेयर होना चाहिए, इंडिविजुअल का वेलफेयर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रोसेस वो क्या अपनाएगा, प्रोसेस वो किस तरीके का उसको अपनाना चाहिए, क्या उसके लिए सही रहेगा, क्या वो मॉरली है, वो इथिकली है, इस चीज पे बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि काफी ज्यादा टियोलॉजी है, ठीक है, ये अपना व्यूज चेंज करते रहते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल थिंकर है, ठीक है, तो अपना व्यूज जैसा ऑब्जर्व करते थे, जैसा वो एक्सपीरियंस करते थे, उसके अकॉर्डिंग अपना वो व्यूज, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते रहते थे। और इसी को काफी थिंकर क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनाते हुए इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि काफी ज्यादा वो टेलीलॉजिकल स्कॉलर है, ठीक है। फिर बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं क्या कि ये एसेंशियलिज्म को लेकर के इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, क्या कहते हुए कि इनका जो थ्योरी है, ठीक है, वो कई पॉइंट पे एसेंशियल है, ठीक है, लेकिन उसका नीड उतना नहीं है जितना कि एरिस्टोटल मतलब अपने थ्योरी में बढ़ा करके बता रहे हैं कि इस चीज़ का इस तरीके से नीड है, आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो, ठीक है, उसका जो नेसेसरी है, जो मतलब एसेंशियल है उसका, उसको काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनका जो नीड के बारे में एरिस्टोटल बात कर रहे हैं वो मॉडर्न टाइम के लिए सही नहीं है, वो मॉडर्न साइंस के लिए सही नहीं है। और इसी बात को मतलब चैलेंज करते हुए कई सारे थिंकर्स, कई सारे स्कॉलर्स इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये पॉइंट देते हुए कि ये टिलॉजी एंड एसेंशियलिज्म के बेस्ट पे उनका जो जितने भी उनके थ्योरीज हैं वो सही नहीं है, क्योंकि एरिस्टोटल ने बहुत सारे रिसर्च भी किए थे बायोलॉजी को लेकर के, अनेक अनेक विषयों में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था, बहुत सारी मतलब थ्योरीज दिए थे एरिस्टोटल ने, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे इनका कोई ना कोई आर्गुमेंट होता ही था, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों को और भी ज़्यादा पॉइंट मिलता था इनको क्रिटिसाइज करने के लिए कि इनका जो जितना भी थ्योरीज है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे तो रहे हैं, लेकिन वो मॉडर्न टाइम के लिए सही नहीं है, वो मॉडर्न बायोलॉजी के लिए, मॉडर्न साइंस के लिए वो फिट नहीं बैठ रहा है, वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, वो नेचर के विपरीत है। फिर फ्रेंड्स इसका जो सेकंड पॉइंट बनता है क्रिटिसिज्म का, वो बनता है जेंडर एंड स्लेवरी को लेकर के। मैक्सिमम थिंकर जो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है एरिस्टोटल को, वो उनका आर्गुमेंट क्या था कि ये जेंडर बाइस्ड बहुत ज़्यादा है, एरिस्टोटल वो काफ़ी ज़्यादा जेंडर बाइस्ड रहते हैं कि मतलब कि जो फीमेल है वो काफ़ी मतलब कि जो फीमेल है वो काफ़ी नीचे है मैन के, मैन काफ़ी सुपीरियर है, ठीक है, वो वोमेन को बहुत ही कम मतलब मानते थे, वो मतलब हमेशा वोमेन को इन्फीरियर मानते थे मैन का कंपैरिजन में। और इसी बात को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया बहुत सारे स्कॉलर्स ने कि इनका जो अप्रोच है देखने का फीमेल को वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सिचुएशन है, क्योंकि वो वोमेन को उतना मतलब दर्जा देते ही नहीं, वो राइट देते ही नहीं है जो एक्चुअली वो डिजर्व करती है, ठीक है, जो एक्चुअली उनको मिलना चाहिए, जो नेचुरल है उसी उतना वो प्रिफर नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं क्या कि स्लेवरी नेचुरल है, तो इसीलिए क्या करो कि आप उसको मतलब दासी बना करके रखो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसका मन नहीं है स्लेव बनने का, भले ये हो सकता है कि उसका मतलब कि इस तरह का सॉल डोमिनेंस हो कि वो मतलब कि मास्टर्स बनने लायक नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसे स्लेव बना दो, ठीक है, क्योंकि उनका मन भी तो होना चाहिए ना कि वो स्लेव बनना चाह रहे हैं या नहीं बनना चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कि उनका जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी है उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सही नहीं है। वो ओमेन को मतलब अपना सिटीजनशिप नहीं मानते हैं कि सिटीजन का दर्जा नहीं देते हैं, वो ओमेन को वो बहुत ज़्यादा वर्क करने का नहीं देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती है, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में काम आ सकती है, वो मतलब बच्चे को पालन पोषण कर सकती है, वो चार दीवार के अंदर रह करके अपना काम कर सकती है, इसीलिए उसको काफ़ी ज़्यादा वो इन्फीरियर मानते हैं मैन के कंपैरिजन में। और इसीलिए इस पॉइंट को क्रिटिसाइज बनाते हुए कहते हैं कि मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि जो एरिस्टोटल है वो काफ़ी ज़्यादा जेंडर बाइस्ड होते हैं फीमेल को लेकर के, और ये कहीं ना कहीं इथिकली भी रॉन्ग है, मॉरली भी रॉन्ग है, उन लोगों के साथ अन्याय है, किसके साथ, महिलाओं के साथ और दास के साथ, स्लेवरी के साथ, जिसके बारे में वो बताते हैं कि ये सही नहीं है और ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी है, ठीक है। और आप इसे हायरार्की के तौर पे देखें तो ये बहुत ही मतलब कि गलत हो रहा था उनके लिए, जो स्टेट में बाकी सारे लोगों को आप हायर प्रायोरिटी दे रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा पावर दे रहे हैं, जबकि आप मतलब फीमेल को, स्लेव को आप एक प्रॉपर्टी के तौर पे देख रहे हैं। और इसी बात को बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया ये सारे आर्गुमेंट देते हुए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्रिटिसिज्म का। तो इसका जो थर्ड पॉइंट बनता है वो है इथिकल इगोइज्म। इथिकल इगोइज्म का मतलब क्या होता है, जो एरिस्टोटल है
ठीक है, और उनके गुरु प्लेटो या उनके गुरु सुकरात, ठीक है, ये जो तीनों थिंकर्स रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, ठीक है, सोक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये तीनों यूडाइमोनियम पे फोकस करते थे और इन तीनों ने ही यूडाइमोनियम को काफी ज्यादा फ्लरिश करने का कोशिश किया, मतलब काफी बढ़ाने का कोशिश किया। यूडाइमोनिया का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? तो यूडाइमोनिया का मतलब होता है कि परफेक्शन, ठीक है, किसी को आप फ्लरिश करने का मौका दे रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने का मौका दे रहे हैं, मतलब से समझ सकते हैं कि परफेक्शन की ओर जाना यूडाइमोनिया कहलाता है, ठीक है। तो वही एरिस्टोटल क्या कहता था कि मतलब ये कल्टीवेट करना चाहते थे वर्चू को यूडाइमोनिया के थ्रू, कि वो लोग सभी लोग वर्चुअस बने, काफी लोग वेलफेयर बने, ठीक है। लेकिन मतलब कई सारे स्कॉलर्स इनको क्रिटिसाइज करते हैं ये कहते हुए कि वो फ्लरिश नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड पर्सपेक्टिव की ओर देख रहे हैं, कि वो मतलब इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग काम करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि वो जो काम कर रहा है, ठीक है, वो उसके लिए बेनिफिट है, ठीक है, स्टेट के लिए बेनिफिट है, लेकिन क्या पता वो मोरली सही नहीं है, वो इथिकली सही नहीं है। हम लोग इस बात को कैसे मतलब कंपेयर कर सकते हैं आज के टाइम से? तो ये मान के चलिए आज के लोग मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, को ऐसा काम कर रहा है जो उसके लिए बेनिफिट है, किस तरीके से हो सकता है? मान लीजिए वो पेपर बना रहा है या फिर वो स्मोकिंग का काम कर रहा है या फिर ऐसा कोई वाइन्स वगैरह का फैक्ट्री डाल रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए सही है क्योंकि उसको वहां से इनकम मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, तो वो मतलब एम्प्लॉय, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड वहां से होंगे तो उसके लिए इथिकल है, मतलब कि उसके लिए वो सही है, इथिकल तो नहीं है, सही है वहां से। और ये क्या हुआ कि स्टेट के इकोनॉमी में बढ़ावा देगा, तो ये स्टेट के लिए भी सही है, लेकिन उसके चक्कर में कितने मतलब कितने सारे प्लांट कटेंगे, कितने सारे मतलब जो वाटर है वो जो मिलना चाहिए खेतों को वो नहीं दे करके वो वाइन्स में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से वो क्या है कि वो इथिकली गलत है, वो मोरली गलत है, जो हम लोग आज के टाइम में देखते हैं। और इसी के बात को कब बहुत सारे स्कॉलर्स ने मतलब कि पॉइंट आउट करके इनको डिसाइड किया है कि ये इथिकल इगोइज्म पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हर एक इंडिविजुअल को मतलब कि वेलफेयर की ओर लेके जाना चाह रहे हैं, उसको अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं, स्टेट को बेस्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस बात पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि क्या कि वो स्टेट के लिए मोरल है, इथिकल है या नहीं है, ठीक है, उस चीज़ पे वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। फिर फ्रेंड्स इसका जो फोर्थ पॉइंट बनता है क्रिटिसिज्म का, वो बनता है क्या कि लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसका क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने पिछली थ्योरीज को पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये अपने मतलब जो इनका जो बुक था पॉलिटिक्स, उसमें ये बताते हैं कि मतलब सभी लोगों को सारा पॉलिटिकल राइट नहीं देना चाहिए, सिर्फ उन लोगों को देना चाहिए जो कंप्लीटली डिवोट कर सकता है टाइम स्टेट के लिए। बेसिकली वो मास्टर्स पे फोकस करते हैं, और मास्टर्स में भी सभी को फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ जो यूथ है जो यंग है वो यंग मास्टर्स को फोकस करते हैं। आप ओल्ड मास्टर आप मतलब किसी ओल्ड पर्सन को नहीं दे सकते हैं, चाहे वो मास्टर कैटेगरी का ही हो, लेकिन आप ओल्ड पर्सन को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने उसके लिए आर्गुमेंट बताया था कि उसको क्यों नहीं दे सकते हैं। उन्होंने चिल्ड्रंस को साइड कर दिया, उन्होंने वोमेन्स को खत्म कर दिया कि उन लोगों को नहीं मिलेगा पार्टिसिपेशन वहां पे। उन्होंने स्लेव्स को जिसको उसको तो स्लेव्स को तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी के तरफ दिखाया है, स्लेव्स को भी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया मतलब पार्टिसिपेशन से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो नॉन सिटीजन यानी कि जो फॉरेनर्स है, उन्होंने फॉरेनर्स को भी एक्सक्लूड कर दिया कि आप लोग भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं क्या कि बहुत सारे स्कॉलर इनको क्रिटिसाइज करते हैं ये कहते हुए कि ये मतलब मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही हानिकारक है। आप किसी भी मतलब कि कल्चर को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी मतलब स्पेसिफिक जेंडर को आप इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये कहते हुए कि आप मतलब वो किसी चीज़ में इन्फीरियर है। आप किसी को इन्फीरियर को ऐसे नहीं आंक सकते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर के सही नहीं, आप उसे मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वहाँ पे जाकर के अपना वो कुछ दिखा सके टैलेंट, कि उसके अंदर भी कुछ टैलेंट है या नहीं है। अगर वहाँ पे वो वर्क नहीं कर पाता है सही से, कि आप उसे मौका दे रहे बराबरी का, कि आपने उसे बराबरी का मौका तो दिया अपना टैलेंट दिखाने का, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद अगर आप वहाँ से उसे रिजेक्ट करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं पार्टिसिपेशन से, तो वो तो कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन आप तो उसे मौका ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी कि वहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेशन ही नहीं कर सकता है। और इसी पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं काफ़ी सारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक थिंकर्स करते हैं, ठीक है, कि ये मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। काफ़ी सारे थिंकर्स ये कहते हुए इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इनजस्टिस है, ये इनइक्वालिटी को शो करता है मतलब डेमोक्रेसी में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन के लिए इक्वल मतलब राइट सबको नहीं दिया था, और ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियल के खिलाफ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक एरर। तो फ्रेंड्स बहुत सारे जो मॉडर्न जो स्कॉलर रहे हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट रहे हैं, वो इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जो एरिस्टोटल है वो कई सारे विषयों के फादर कहे जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी के कहे जाते हैं,
क्योंकि उन्होंने कई सारे विषयों में काफ़ी गहन अध्ययन किया था, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया था और उन्होंने कई सारे विषयों को बहुत ही गहन अध्ययन करके उन्होंने काफ़ी सारे थ्योरीज दिया था, ठीक है? जो बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब रॉन्ग प्रूव हुआ, ठीक है? उन्होंने लगभग बहुत सारी उनने क्योंकि उनको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में वो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर थे, ठीक है? और इसीलिए वो हर एक नए-नए चीज़ों पे रिसर्च करते रहते थे, जो कि बाकी आगे चल कर के बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने उसे गलत साबित किया और इसीलिए उसको इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उनके जो थ्योरीज़ थे वो बहुत ही मतलब सफल नहीं हो पाए, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाए। ख़ास करके जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल था उनका, यानी कि जो सन को लेकर के उन्होंने बात कही थी, ठीक है? जियोलॉजी में, वो गलत साबित हुआ। जो उन्होंने फिज़िक्स में लेकर के बात कही थी, मतलब न्यूटोनियन फिज़िक्स को लेकर के बात कही थी, वो गलत हुआ। इसका जो जियोसेंट्रिक मॉडल था इसका यूनिवर्स को लेकर के, उसमें इसका कमियाँ पाई गई, ठीक है? और इतनी सारी लिमिटेशंस फाइंड आउट होने के बाद, और ये सारा फाइंड आउट कौन किया था? तो ये किए थे मॉडर्न साइंटिस्ट लोग, ठीक है? और उसी मॉडर्न साइंटिस्ट लोग के मतलब यहाँ पर जो उन लोग का जो रिजल्ट था, जो उन लोग का रिस्पॉन्स था, उन लोग को बेस बनाते हुए बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसे क्रिटिसाइज किया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है वो है लैक ऑफ एम्पिरिकल मेथड, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? तो कई सारे स्कॉलर्स लोग ये कहते हुए क्रिटिसाइज करते हैं कि जो एरिस्टोटल का जो अप्रोच है, ठीक है, नॉलेज को एक्वायर करने का, उसमें सिस्टमैटिक एम्पिरिकल मेथड का काफ़ी ज़्यादा लैक होता है। और वो किस तरीके से होता है? क्योंकि वो बताते हैं क्या कि जो एरिस्टोटल है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहते हैं ऑब्जर्वेशन पे, कॉमन सेंस पे, ठीक है? और इसीलिए ये बहुत बार गलती कर बैठता है कि वो सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में कमी रह जाता है और इसको फाइंड आउट कौन करता है? तो जो साइंटिफिक मतलब जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज है, ठीक है, जो बाद में डेवलप हुआ है, वो इसे गलत प्रूव करता जाता है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जो उनका एम्पेरिकल मेथड है, यानी कि जो पहले से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिस पे वो सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या फैक्ट है उसको वो उतना ज़्यादा फाइंड आउट नहीं करते हैं। और बाद में क्या होता है कि इनका जो थ्योरीज दिया हुआ रहता है, इनका जो कंक्लूजन रहता है किसी बात को लेकर के, वो बाद में गलत साबित हो जाता है। और इसी कारण से क्या होता है कि मतलब उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज को काफ़ी ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, जबकि मॉडर्न जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज है वो उन्हें गलत प्रूफ कर देता है, ठीक है? और इसीलिए इसके मतलब इस पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है, ये कहते हुए कि वो लैक ऑफ एम्पेरिकल मेथड का यूज़ करते हैं। इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है वो है रिजिड कैटेगराइजेशन। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? तो कई सारे स्कॉलर क्या कहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया, जिस तरह से मतलब इन्होंने बांटा है कि मतलब कौन स्लेव होंगे, कौन मास्टर होंगे, ठीक है, किसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन स्टेट में रहने लायक होंगे, कौन नहीं होंगे, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया स्टेट में, वो काफ़ी रिजिड है। और ये चीज़ क्या होता है कि इसके कारण बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा होता है स्टेट के अंदर। अब बहुत सारी चीज़ों को रन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये रिवॉल्यूशन का भावना भी आ सकता है, रिवॉल्ट करने का भावना भी आ सकता है कि वो लोगों को बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा है, ठीक है? लेकिन उसे वो लोग चेंज भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में भी समझा था कि इसका जो थ्योरी ऑफ लॉ था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो उनका जो थ्योरी ऑफ लॉ है, वो जो रूल ऑफ लॉ काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को करने का नहीं देता, मौका नहीं देता, फ्लरिश करने का मौका नहीं देता है। वो लिमिट कर देता है बाकी सारी चीज़ों को कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी लगाती है कि आपका जो दायरा है, आपका जो डोमेन है, वो इसके अंतर्गत ही है और आप इसके अंतर्गत ही रह करके ही अपना काम कर सकते हैं। आप इसके बाहर जा करके कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपको जो मन में आया आप उसे करने लगो, ठीक है? इसीलिए इस पॉइंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत सारे स्कॉलर कि इनका जो थ्योरी है, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है नेचर में, ठीक है? इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है फ्रेंड्स, वो है एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है? जिसमें उसका कमी दिखता है और ये इनके सबसे बड़ा लूप होल्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं किस पे? एक्सपीरियंस पे डिपेंड हो गए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि वो प्रैक्टिकल नेचर के थिंकर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो डिपेंड हो जाते हैं कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस कर रहा है उसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी दिया है। और वो मतलब प्लेटो की जो थ्योरी है फिलोसोफर किंग का, वो का मतलब बहुत ही ज़्यादा वो क्रिटिसाइज कर देते हैं, उसको आलोचना कर देते हैं। वो ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर उनका साइंटिफिक मेथड सही हो सकता है, उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो अगर सही हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी कि प्लेटो ने इतने जो थ्योरीज दी हैं फिलोसोफर किंग को लेकर के वो गलत होगा, उसका भी तो कुछ रेलिवेंस होगा। लेकिन इसने क्या की कि फिलोसोफर किंग के रेलिवेंस को पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं, वहाँ पे हम लोगों को रूल ऑफ रीजन नहीं, रूल ऑफ लॉ चाहिए। फिलोसोफर किंग का रूल हम लोग को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है? और ये फिलोसोफर किंग का मतलब रीजंस का ये बात ही नहीं करते थे, इसीलिए इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इनको कि स्टेट को रन करने के लिए अगर आपको लॉ ऑफ मतलब कि रूल ऑफ लॉ चाहिए, तो आपको साथ ही साथ विजडम भी चाहिए, रीजन भी चाहिए। इसीलिए आप फिलोसोफर किंग को मतलब कि नकार नहीं सकते हैं, आप उसके वैल्यूज को भी समझना होगा आपको।
और इसीलिए क्योंकि जो एरिस्टोटल का जो आइडियाज था वो फिलोसोफर मतलब फिलोसफिकल जो आइडियाज था उससे काफी ज्यादा अलग हो रहा था, किसी जो रियल वर्ल्ड मतलब जो एप्लीकेबिलिटी था, ठीक है, जो हो रहा था, जो प्रैक्टिकेबल था, वो वहां से काफी ज्यादा इन लोग के बीच में डिफरेंसेस दिख रहा था। और इसीलिए इस पॉइंट को बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज का पॉइंट बनाया, आलोचना का तर्क बनाया, ठीक है, आलोचना का तर्क देते हुए इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म का वो बनता है अनएग्जामिन्ड एग्जम्पशन। तो फ्रेंड्स, अनएग्जामिन्ड एजम्पशंस का क्या मतलब होता है? तो जैसा कि मान लीजिए अगर कोई फिलोसोफर है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि वो अपने रीजन पे काम करेंगे, लेकिन जो एरिस्टोटल है वो क्या कहते हैं कि वो अपने दायरे में सोच रहे हैं, ठीक है, वो अपने जिस टाइम में वो जी रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है वो उस बेसिस पे सोच रहे हैं। और इसीलिए क्या होता है कि जो उनका जो आइडियाज है, ठीक है, वो काफी कल्चर को लेकर के बायस हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने समझा कि वो फीमेल को लेकर के काफी ज्यादा बायस्ड हैं, ठीक है, बहुत सारे वो फॉरेनर को लेकर के बायस्ड हो जाते हैं, वो ओल्ड पर्सन को लेकर के बाइस्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने ये एंशिएंट ग्रीस में इस चीज को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे मतलब कम्युनिटी के खिलाफ, बहुत सारे लोगों के खिलाफ वो बाइस्ड का मतलब बाइसनेस वाला उसका आइडियोलॉजीज दिखता है, मतलब दिखता है उनके सारे सारे नहीं बट मोस्टली उनकी थ्योरीज से ये चीज दिखता है कि वो बहुत सारी चीजों को लेकर के बाइस्ड है, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनाते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जो रेलिवेंस है उसको उन्होंने लिमिट कर दिया, ठीक है, उन्होंने उसको उतना महत्व नहीं दिया एक्चुअली जितना वो महत्व डिजर्व करते थे, जितना वो महत्व रखते थे उसको उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया, ठीक है। और इस बात को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारे स्कॉलर्स इसको क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनाते हैं और आर्ग्यूमेंट देते हैं इस बात को लेकर के, ठीक है। गॉट इट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक देखा इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म का पॉइंट देखा, ठीक है, इतना बहुत एनफ होता है अगर आप एग्जाम में लिखना चाहो तो। और हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने अभी तक इनके मतलब सारी थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वीडियोस में हम लोगों ने इनके बायोग्राफी को काफी अच्छे तरीके से समझ लिया था, गोल्डन मीन का प्रिंसिपल को समझा। फिर बारी बारी से हम लोगों ने इनके सारी थ्योरीज को, जितना भी थ्योरीज इन्होंने दिया था अपने बुक पॉलिटिक्स में या तो फिर नाइकोमेकियन एथिक्स में, कई सारे किताब इन्होंने लिखे, वो सारे किताब के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियोस में जान लिया था, ठीक है। और आज हम लोग इनके क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट को भी समझ लिए कि इनके जितना भी थ्योरीज इन्होंने दिया था उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, ठीक है। हालांकि आप इस चीज को बहुत ही मतलब कि बहुत ही बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जितना इनका लिमिटेशंस बनता है उससे ज्यादा मतलब कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टेट के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एंशिएंट ग्रीस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था इतनी सारी थ्योरीज दे करके। वहाँ का जो जेन्युइन प्रॉब्लम था उस सारे प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, स्टडी के बेसिस पे, और कई सारे अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उन्होंने सारे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए। लेकिन लिमिटेशंस हर चीज में आते हैं कुछ ना कुछ, और उन्होंने कुछ लिमिटेशंस को एक्सेप्ट भी किया था अपने कई सारे बुक में। और यहाँ पे जो हम लोगों ने लिमिटेशंस देखा वो कई सारे अदर अदर स्कॉलर्स के दिए गए कुछ लिमिटेशन, जिसमें से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को पिक आउट किया था। लेकिन फ्रेंड्स, बात वही आ जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे किसको कितना भी क्रिटिसाइज कर लो एरिस्टोटल को, लेकिन एरिस्टोटल का जो फिलॉसफी आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो आइडियाज था वो एक नहीं बल्कि अनेकों फील्ड में था। और जो इतने बड़े दायरे को लेकर के चल रहा है, इतने बड़े दायरे में सोच रहा है, बातें कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज बनता है कि उससे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन दिया है एथिक्स को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, मेटाफिजिक्स को लेकर के, नेचुरल साइंस को लेकर के, और ये मतलब कि जो आज का टाइम चल रहा है, जो कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर है, जो कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा है, इसमें भी काफी ज्यादा रेलिवेंस दिखता है उसके सारे थ्योरीज का। इसीलिए उसका जितने भी वर्क है, ठीक है, उसको जिस तरीके से उन्होंने मतलब बिल्ड किया था, जिस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया था, रिप्रेजेंट किया था, वो उसका रेलिवेंस आज तक हम लोगों को दिखता है। जैसा कि हम लोगों ने पूरे थ्योरीज में कंपेयर करते हुए पढ़ा कि उनका थ्योरी और हमारा जो इंडिया का जो थ्योरीज है, ठीक है, हमारा जो इंडिया का आइडियोलॉजीज है, कैसे वो मैच करता है दूसरे से, काफी हद तक मुझे लगता है कि रेलिवेंस उसका आज के टाइम में भी दिखता है। इसीलिए आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनका जो थ्योरीज है वो अनरेलिवेंट था, ठीक है। और इसीलिए उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम लोग भुला नहीं सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। बाकी हर किसी के अंदर अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, अपना अपना लिमिटेशंस होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो इनके लिमिटेशन से कहीं बढ़कर है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा सीरीज काफी अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने इस सीरीज को टोटल 10 पार्ट में कंप्लीट किया, क्योंकि ये जो एरिस्टोटल जो फिलोसोफर है, इनका जो थ्योरीज है वो काफी लॉन्ग है, काफी लॉन्ग थ्योरीज है इनका। इसीलिए हम लोग इसको मतलब पार्ट बाई पार्ट पढ़े ताकि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया हो। अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले
सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ और हम लोग नेक्स्ट सीरीज जो करेंगे उसको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।